साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अगले विशिष्ट अतिथि श्री नानक चंद जी, एडवोकेट एवं हमारे आईआईटी दिल्ली के ज्वाइंट रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कृपया आज के इस विशेष कार्यक्रम को संबोधित करें। जोरदार ताली से स्वागत करें सर। Thank you very much. Since I'm the part of this, I'm part of family of IIT Delhi already, served for a long time here. So I start with Honorable Dr. Ms. Swaraj Vidwan, Chief Guest of this function today, Honorable Professor Rangan Banerjee, Director IIT Delhi, Professor A.K. Ganguly, Deputy Director SNP, Dr. Ms. Deepika Bhaskar, Registrar IIT Delhi, respected Sanjeev Dangi ji, Sri Manoj Kumar ji, Thomas Nathu ji in absentia, Veer Singh ji, and respected Ramesh Kumar ji, Advocate Supreme Court of India, Mr. Joginder Singh ji, and all the faculty members, deans, my friends, ladies and gentlemen, and small children who are the future of India. मेरा आपको इस फंक्शन में आज 131वीं जन्मोत्सव पर बाबा साहब की मेरा आपको प्रेम भरा नमस्कार एवं स्वागत। इनफैक्ट पहले हम लोग यहाँ मतलब फंक्शन करते रहे, उसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जिन पर थोड़ा सा ये बोलते हुए प्रकाश डालता चलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, हमारे समाज के दिमाग में हैं, जो थोड़ी थोड़ी कहीं धुंधलापन है वो खत्म होगा। सबसे पहले तो ये कि समाज के अंदर सभी लोग पक्षपाती नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम बाबा साहब को ही देखें तो उनकी भी सबसे पहले जो मदद आई, उनकी एक तो सबसे पहले जो उनके अध्यापक थे आदरणीय महादेव अंबेडकर जी, जिन्होंने अपना नाम दिया, वो भी ब्राह्मण थे। और जो बड़ौदा के थे साहू जी महाराज थे, जिन्होंने उनकी हेल्प की। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने प्रतिभा देखी और उन्होंने कहा कि भाई एक होनहार, एक प्रतिभा है जिसको चमकना चाहिए, जिसको मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद वहीं से कोई कॉन्सेप्ट बाबा साहब के यहाँ से आई हो कि एक बहुत गरीब आदमी, उनके पिछले उसमें जाना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो उनको लगा कि जो मुझमें प्रतिभाएं हैं या प्रतिभाएं थी जिन्होंने पहचानी, तो उनको चमकाने के लिए आखिर कौन आगे आए। जो रिजर्वेशन सिस्टम आया, फेलोशिप्स आई, स्कॉलरशिप्स आई, इतने गरीब घर से बच्चे निकले और उनको लगा था कि इनका जो फ्यूचर है, इनका भविष्य है, वो बनेगा कैसे। अगर मान लो कि उन्हीं की कोई मदद नहीं की गई होती तो शायद हम उन महापुरुष को नहीं जान पाते। साहू जी महाराज हैं, बड़ौदा के महाराजा जी थे और सबसे पहले तो उनके अध्यापक थे। मैं समझता हूँ कि घर के बाद अध्यापक ही एक ऐसी मतलब इतनी बड़ी सोर्स है कि जो आदमी को मामूली सी मिट्टी को मूर्ति के रूप में एक उसे बहुत चमत्कारी चीजें बना देता है। तो यहाँ से उनका प्रारंभ जीवन हुआ। और ये बाई चांस है कि जो मेरे गुरु भी हैं वो भी मतलब ब्राह्मण हैं, उनका नाम भी संसार चंद भारद्वाज है। तो कहने का मतलब है कि कुछ हम अपने दिमाग में हमारे दिमाग में कुछ चीजें रहती हैं कि नहीं ये हाँ ये है, यहाँ हमारे साथ कुछ हाँ डेफिनेटली है, इसमें दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कुछ हमारे समाज के लोग हैं, जहाँ है इतना बड़ा देश है, इतनी विविधताएं हैं, इतनी डाइवर्सिटीज हैं, तो ऐसा होना संभव हो पाता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ बाबा साहब के इस ढंग से कि इस दो लाइनों के साथ कि पृथ्वी पर ऐसे फरिश्ते भी आते हैं, पृथ्वी पर ऐसे फरिश्ते भी आते हैं, लोग जिनके गीत मुक्त कंठ से गाते हैं, विदा लेने के बाद भी दुनिया से वो इसी तरह पूजे जाते हैं। उनका इतना बड़ा योगदान होता है कि अगर एक महान शब्द लगाए तो बहुत छोटा लगता है, माँ हाँ खत्म। लेकिन वो जो इतना समाज में इतना मतलब मेरे शब्दों को माइंड मत कीजिए, मेरी भावनाओं को समझिए, इतना खतरनाक परिवर्तन इस देश को देके गए हैं कि जहां से उन्होंने सोचा कि एक जो गुलाम तबका है, आमतौर पर एक ही धारणा है कि लोगों को गुलाम बनाओ, चाहे वो ब्रिटिशर्स रहे हो, फ्रांस रहा हो, स्पेन रहा हो, जर्मनी रहा हो, लोगों को गुलाम बनाओ और राज करो।
लेकिन ये एक ऐसा शख्स था कि जिसने गुलाम को आजाद बनाकर राज किया, जिसकी वजह से हम आज उसको याद करते हैं। और जब मैं पढ़ाई करता था तो बाबा साहब के मैं पढ़ाया नहीं गया। माफी चाहूंगा कि हमारा सिलेबस ही ऐसा बना देश में कि बाबा साहब के बारे में हमें कभी पढ़ाने का मौका नहीं मिला। हाँ, लेकिन मैंने आदरणीय अब्राहम लिंकन के बारे में काफी पढ़ा। जब भी मुझे मौका मिलता था किताबें में उनके बारे में पढ़ता था। आज मैं उनको मेंशन नहीं करूंगा तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। मैं उसको इसलिए याद करता हूँ कि जब वो 1861 से 1865 वो प्रेसिडेंट कैसे बने आपको मालूम है, आपको यूट्यूब पर सबको मिल जाएगा कि कहां से निकल के और कैसे वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बने। और मैं तो 2-3 ही प्रेसिडेंट को जानता हूं, एक पहला जॉर्ज वॉशिंगटन और 16 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे अब्राहम लिंकन जी। मैं उनकी उस सोच को दाद देता हूं, कभी भी सोचता था बचपन में और आज भी सोचता हूं, जिसने ये सोचा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद। जैसे बाबा साहब कहीं भी पहुंच गए तो उन्होंने एक चीज को, एक तत्व को याद रखा, मैं वहां से निकल कर आया हूं, मेरा रास्ता उत्पत्ति का वहां से है, उनको कौन देखेगा। इसी प्रकार मैं अब्राहम लिंकन जी को भी याद करता हूं कि जो आदमी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना और उसने अपनी कुर्बानी दे दी जान की, किस लिए कि उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिशन किया, उन्हें स्लेवरी को समाप्त किया, उसने एक्ट पास किए। हालांकि बाद में और इतने बड़े बल्कि इतना बड़ा वो हीरो थे जो जिन्होंने उनका मर्डर किया, सिर्फ इसी बात पर कि वो गरीबों को, जो गुलामों को एक आजाद आदमी बनाना चाहते। उन्होंने स्लेवरी एक्ट बनाया, स्लेवरी एबोलिशन एक्ट, और उनकी अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और आज का भी जो सोशल सिस्टम है, अब तो खैर परिवर्तन आ रहा है। जैसे संत कहते रहे हैं कि सभी संतों का एक पैगाम, हालांकि मान नहीं रहे हम लोग कि सभी संतों का एक पैगाम, अरे मानव मानव एक समान। इसमें कौन सी विचित्र बात है। आने का रास्ता, जाने का रास्ता, खाने का रास्ता, सब चीजें, खाने का रास्ता, हर चीज तो एक ही है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने जो महान संत आए वो एक ही बात कहते रहे कि भाई मानव मानव एक समान। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इस बात को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज हम कहां पर, आज हम मार्स की बात करते हैं, हम मार्स पर पहुंच रहे हैं। चांद तो हम पता नहीं कितने दिन पहले, कितने वर्षों पहले चले गए थे। एवरेस्ट पता नहीं कितने सालों पहले फतेह कर ली थी। अब तो बहुत मतलब आम आदमी, एवरेस्ट एक आम चीज बन गई है। अब मार्स की बात करते हैं और स्टार्स की बात करते हैं, बड़े बड़े ग्रहों की बात करते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि मैं दुनिया बसाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। और आज हम कहां फंसे हुए, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा है, ये तोता है, ये पता नहीं क्या क्या चीजें पड़े। मुंह से रखेंगे तो गोली मार देंगे, कपड़ा अच्छा पहनेगा तो ये कर देंगे। अरे भाई, समाज का परिवर्तन है। परिवर्तन तो एक दुनिया में एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है, रहेगा। इफ एनीथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, दैट इज चेंज। विदाउट चेंज nothing can happen in the world. Whole universe will be stagnant. It cannot move at all. आज देखिए IIT सिस्टम, जब हमारा देश आजाद हुआ तो थे 1961 में आए, 1959 में आए, बाद में आए सारी चीजें, साथ में साइंस टेक्नोलॉजी बाद में आई, जिससे परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हमारे दिमागों को इतना संकुचित हम लोगों ने बना दिया है, हमारे कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया है कि उस कॉकस से हम बाहर निकल के नहीं आ रहे। ये पता नहीं कौन सा ऐसा आदमी आएगा, किस पता नहीं कैसे ऐसे अवतार की यहाँ पर हिंदुस्तान में इंतजार है कि वो आएगा और वो सारा कुछ चेंज कर देगा। सॉरी टू से, ये तो हमें चेंज करना है। दुनिया में कौन आएगा? ब्रिटिशर्स आए, हमें काफी हद तक मॉडर्न बना के चले गए, वो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हैं उसके। लेकिन परिवर्तन तो हमें ही लेके आना है, हमारे माइंडसेट को चेंज करना है। और मैं ये कहूंगा कि जो बाबा साहब, जो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूं, जो मैंने पढ़ाया और ये ऑलरेडी अवेलेबल है, कि बाबा साहब इतने जिंदा दिल आदमी थे, इतने जिंदा दिल, और बिल्कुल लालची नहीं थे। लालच नाम की उनके, अगर लालच होता तो फिर तो उनके पीढ़ियों की पीढ़ियां बदल जाती। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि जब बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, मरूंगा नहीं, उस समय आज के हालात ऐसे हैं, तो उस समय क्या था, एक सिंगल आदमी, वन आर्मी मैन, वन मैन आर्मी उस समय लड़ाई कर रही थी इतने बड़े सिस्टम से,
इतने बड़े सिस्टम से लड़ाई कर रही थी। आज तो पता नहीं हम कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने वकील, इंजीनियर्स, ना जाने साइंटिस्ट कितने हैं, जो हम अभी भी परिवर्तन नहीं लेके आ पा रहे। उस समय उनको कहा, हैदराबाद के निजाम ने उनको कहा कि मैं आपको इतने टन सोना दूंगा, रिकॉर्डेड है ये जो मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में, इतना आपको करोड़ों रुपए दे दूंगा, इतना तो सब कुछ कर दूंगा, अगर मान लो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते। और मैं तो कहता हूँ कि उसी पैसे से वो इलेक्शन लड़ते तो प्राइम मिनिस्टर बनते, पता नहीं क्या क्या बनते वो, या नहीं बनते तो बाहर जाके कुछ भी बन जाते। बाद में ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट यूएसए नहीं बने, इस तरह से वो भी अपनी जिंदगी को गुजार सकते थे। यहाँ पर दलितों के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनको उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी कि आज हम उनको याद करते हैं, वो हमारे दिल पे राज करते हैं। और उन्होंने उस बात को ठुकरा दिया कि नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मतलब मैं शब्दों को कहने से पहले कि उनको कहा कि आप इस्लाम बन जाइए, आप मुस्लिम बन जाइए, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा, पैसे के बल पे नहीं बनूंगा। अगर पैसा ही एक ऐसी चीज है तो पता नहीं मैं तो वहीं पर प्रोफेसर बन जाता, पता नहीं क्या क्या बन जाता, जहां पे इतनी सारी डिग्रियां लेकर आए, जो तोल के भाव हैं, वो 26 डिग्रियां उनके पास थी, जो इंडिया के पास उस समय भी नहीं थी और कहीं के पास आज भी नहीं है। एंड मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता कि ही वाज द फर्स्ट BSc in whole Asia, not in only in India. और दूसरा वाक्यांश था कि यूरोपियन कंट्रीज ने, जो क्रिश्चियन कंट्रीज है, उन्होंने भी उनको लो प्रलोभ दिया, लेकिन वो उस लालच में नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं पैदा भारतीय हुआ हूं और मरूंगा भी भारतीय। ये कितनी बड़ी बात थी उस समय, मैं जिंदा भारतीय हुआ हूं, मरूंगा भी भारतीय। इस मतलब पैसे के लिए उनके लिए कोई अहमियत नहीं थी। तो लोग कहते हैं कि जमीन पर खुदा नहीं मिलता, लोग कहते हैं जमीन पर खुदा नहीं मिलता, शायद उन्हें अम्बेडकर जैसा इंसान नहीं मिलता। किस्मत वालों को ही मिलती है पनाह किसी के दिल में, यूं ही हर शख्स को जन्नत का पता नहीं मिलता। तो जिन्होंने जन्नत दिखाई हमें, वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। हालांकि डांगी साहब बहुत कुछ बता चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने छोटे तबके के लिए, मजदूर सिर्फ दलित ही नहीं होते, और भी सब है, सारे के सारे होते, जिन्होंने लोग कहते हैं कि ये दलित के नेता थे, संविधान बनाया, दलित के लिए बनाया। आज हमारा देश चल रहा है, दोस्तों मैं माफी चाहूंगा कहने के लिए, मेरे को हालांकि अधिकार नहीं है ये कहने के लिए। आज पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, और कितने कंट्रीज देख लीजिए जहां पर सिस्टम ही नहीं है। आज हमें बाबा साहब इतना सॉलिड कंक्रीट सिस्टम देके गए, जो हमारी नींव को कोई अब छू ही नहीं सका, और सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आज की तारीख में है, वो भी कुछ कहते हैं कि मैं चाय वाला था, अब संविधान की वजह से आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ऐसा सिस्टम देखिए। और मैं दूसरे कंट्रीज के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि कंट्री चल ही नहीं पाए, कंट्रीज नहीं चल पाए, उनमें संविधान ही नहीं है। उसमें संविधान अगर है तो कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो सब पर लागू होता हो, जो सबको ध्यान में रख के बनाया गया हो। बाबा साहब थे जिन्होंने इतने सारे संविधानों को पढ़ा, अपना कंट्रीब्यूट किया, और छोटे से छोटे तबके का भी उसमें ध्यान रखा गया, जिसकी वजह से आज भी हमारा संविधान बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पेंशन नहीं से आई सब, मिनिमम वेजेज एक्ट के लिए उन्होंने फाइट किया, प्रोविडेंट के लिए उन्होंने फाइट किया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू कोड बिल, जो हिंदू कोड बिल आया, उसमें तो उन्होंने परिवर्तन ही कर दिया इतना सारा, जिसके लिए कि उन्होंने रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने कहा महिला तो सिर्फ दलित में नहीं है, महिला तो इस पूरे सृष्टि की जननी है। जहां पर कोई कहता है कि इसको मंदिर में नहीं जाने देंगे, ये अपवित्र है, ये सूत्र से भी बेकार है। अरे जो आदमी को जन्म देती है वो पवित्र है, और जो खुद है वो अपवित्र हो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कितना मतलब हमारे देश की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा मंदिरों के, जहां पर उनको कहा कि नहीं, उनको कोर्ट जाना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि राइट ऑफ इक्वलिटी है, ये बराबर की दर्जी। एक माँ जो बच्चों को देती है वो पवित्र हो जाता है, और माँ जन्म देने के बाद अपवित्र हो जाती है। ये तो मेरे ख्याल से इंडिया में ही सुना जाता है, जहां पर चूहे, बिल्ली, कुत्ते, पता नहीं किस किस की पूजा होती है, किस किस की पूजा होती है, किस किस की नहीं होती। लेकिन एक आदमी को छोड़ के बस वो वहां बस कहाँ कमी है कि एक इंसान की पूजा नहीं है। वहां पर यह है कि वो हमारे घर में नहीं आ सकता, हमारे उसमें नहीं आ सकता, परछाई भी नहीं आ सकती। अगर रास्ते से जाएगा तो उसको धुला जाएगा, उसको ये किया जाएगा, सीट पे बैठ जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको दूध से धोआ जाएगा। पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कि सबकी पूजा होती है, बंदरों की भी होती है, सबकी होती है, सब चीजें, लेकिन एक इंसान को मतलब इंसान का दर्जा मिलने में दिक्कत होती है। यह है
चलिए, मेरे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा कम है, मैं जल्दी से इसको करूंगा। तो इस बारे में मैं ये कहूंगा कि जहाँ इंसान को इंसान नहीं माना जाता, तो वहाँ किसी ने कहा है इस दौरे तरक्की का अंदाज निराला है, इस दौरे तरक्की का अंदाज निराला है, यहाँ जहनों में अंधेरा है दोस्तों, सड़कों पे उजाला है। और दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक बात कहूंगा, 9/12/1946 को हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके प्रेसिडेंट थे, और दूसरी मीटिंग 13/12/1946 में हुई, जिसमें हमारे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही थी और सब लोगों ने सुनी थी। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो वहां पर उनको कहा कि भाई हमारा पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब लोग सुनते रहे। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जस्टिस बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अगर इस पर आधारित नहीं है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर बेस नहीं है, तो कोई हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तहस-नहस हो जाएगा, मामूली से पेज के पन्ने रह जाएंगे, इनका कोई मानने वाला नहीं है। जब तक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वलिटी नहीं होगी समाज में, समाज का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और उनको पता था कि अगले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू होने वाले थे, और पूरी सभा के अंदर किसी ने किसी बात को नहीं रखा, सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने इस बात को रखा कि नहीं, ये होना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में। और दोस्तों, मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करूंगा बस, इसके बाद मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। काफी लोग कहते हैं कि हमारा जो न्यायिक सिस्टम है, भगवान ना करे कि मैं आजकल एडवोकेट हूं, लोगों की सेवा करता हूं, कि किसी का वहां पर कभी पाला पड़े, किसी को जाना पड़े, कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, लोग कहते हैं कि बड़ी करप्शन है। जनाब, मैं ये कहता हूं कि पूरे हाई कोर्ट में देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है और आज तक कितने दलित वहां पर जज बने हैं। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देख लीजिए, हमारे केरल के एक एमपी है ब्रूटस जी, और उनका एक भाषण है, पार्लियामेंट्री भाषण, उसके पढ़ के देख लीजिए, उसको सुन के देख लीजिए आप, कि कोई भी बहुत मुश्किल से आते हैं, हमारे जो दलित वगैरह बनाए नहीं जाते हैं, बनते हैं तो उन पे कोई आरोप लगते रहते हैं। और जुडिशरी, मैं समझता हूँ, चलिए हम लोग इनकम्पिटेंट हैं, मैं समझता हूँ जो कॉम्पिटेंट हैं, जिनके पास अधिकार हैं, वो तो सिस्टम को दुरुस्त बनाए, वो तो सिस्टम को अच्छा बनाए, ऐसा सिस्टम बनाए जो बाबा साहब ने दिया। चलो कोई बात नहीं, उसमें कमियां हैं, आज आपके हाथ में सत्ता है, आज आपके हाथ में पावर है, यू आर इंडिपेंडेंट, आप स्वतंत्र हैं। एक ऐसा देश चलाने के लिए सिस्टम बनाए जो करप्शन फ्री हो, जिसकी जुडिशरी अच्छे ढंग से काम करे। मैं ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा। स्वामी नारायण मंदिर यूएसए जो आज की तारीख में बन रहा है, मैं इस बात को बहुत ही स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि वहां एक कभी आया, यूट्यूब पर है ये, कभी ये हमारे नॉलेज में आया, मैं भी तब देख रहा था एक दिन, कि वहां पर एक मोहन लाल आदमी की डेथ हो गई काम करते करते। पता चला वो राजस्थान की वहां काफी लेबर गई हुई है, और पता चला तो कि वो भी दलित समाज से, वहां पूरी लेबर दलित समाज की काम कर रही है। और आप देखेंगे मुंह से मूर्ति बोलने वाली मूर्तियां बना रहे हैं वो लोग दलित, जिनको बाद में मंदिर जाने की इजाजत नहीं हो, शायद आज तो होगी, तो वो लोग मूर्तियां बना रहे हैं, ऐसी मूर्तियां जो बस कहने की तेरे वो मुंह से बोल देंगी, बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसी मूर्तियां काम कर रही हैं। ये हमारे नॉलेज में तब आया कि दलित भाई वहां काम कर रहे हैं मोहन लाल जी के मर जाने के बाद। भी तो पता नहीं चलता, पता चलता कि मूर्तियां कौन कलाकार बना गए, वो शायद ऊपर से आए होंगे आसमान से जिन्होंने बनाई होंगी, लेकिन वो राजस्थान की लेबर है जो दलित हैं, और वो मूर्तियों का काम और नक्काशी का काम, मंदिर बनाने का काम बखूबी से कर रहे हैं। जिसको कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, ये सब गलत बातें हैं, गलत धारणाएं हैं, इसलिए मेरे को कहना पड़ रहा है। और दूसरा ये कि हमारे जितने बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, टाइम बहुत कम है, पर्ची मेरे पास आ चुकी है, लेकिन बस यही कहूंगा कि माना की काली रात नन्हे से दिए पे भारी पड़ी, माना की काली रात नन्हे से दिए पे भारी पड़ी, मगर नन्हे दिए की भी उजाले के लिए लड़ाई जारी रही, जारी रही, जारी रहेगी। मेरी मंशा किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था दोस्तों, मैं काफी सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि एक बस छोटा सा रिजर्वेशन पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, एक मध्य प्रदेश के अंदर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट था, एक लड़की थी, 1986 में उसको दाखिला मिला, मेरा कहीं एडमिशन, मेरा भी कहीं
सिलेक्शन बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, तो वहाँ मुझसे पूछा कि एक 43-44% की लड़की जब MBBS बनेगी तो ये क्या डॉक्टर बनेगी। मेरा एक ही जवाब था कि जनाब, मैंने इनको कहा बोर्ड को कि सर ये हैंडीकैप सिस्टम होता है ना सर, हैंडीकैप, अगर किसी घर के अंदर एक बच्चा हैंडीकैप पैदा हो जाए, 2 बच्चों में से मान लीजिए टांग खराब है, आंख खराब है, कुछ भी खराब है, तो उसके लिए इलाज कराना पड़ता है, उसके लिए अलग से जूते बनवाने पड़ते हैं, सारा कुछ कराने के बाद एक्स्ट्रा चलता है, स्कूल के जाने के लिए उसको पकड़ के लेके जाना पड़ता है, उसको हेल्प देनी पड़ती है। मैंने कोई अंधा आदमी हो तो उसके लिए अलग से चश्मा बनवाने पड़ते हैं, उसके लिए डंडी लानी पड़ती है, उसको अलग से मतलब एडिशनल चाहिए होता है, उसको कुछ चीज चाहिए होती है कि कोई उसको सपोर्ट करे। उसके बाद पैसे की बात नहीं है, उस इतना खर्चा होने के बाद भी जब हम तेजी से चलते हैं तो फिर बेचारा जिसके जो लंगड़ा है, जिसकी टांग खराब है, जिसके स्पेशल जूता है, वो फिर भी उस रफ्तार से नहीं चल सकता। तो एक मध्य प्रदेश की लड़की जो शेड्यूल ट्राइब थी, जिसके पास दिया नहीं, झुग्गी झोंपड़ी में पढ़ने वाली लड़की, जिसको कोई कोचिंग नहीं, कोई स्कूल, मैंने राजस्थान का भी न्यूज आई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइंस का स्कूल है, इवन टुडे। उस समय क्या हालत रही होगी, कहाँ कहाँ दूर दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे, और साइंस को मतलब साइंस की क्वालिफिकेशन लेकर 12th करने के बाद जब वो MBBS में दाखिले आई तो मैंने कहा सर इसके 42% नहीं है, इसको सीधा डबल कर दीजिए, इसके 84% मार्क्स है, क्योंकि आप इसको 42 से क्यों देख रहे हैं सर, इसकी हैंडीकैप ऐसी, सोशली हैंडीकैप, विदाउट एनी गाइडेंस she qualified the examination not only of science stream but also of MBBS entrance examination। मैंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, और ये she will be the best ever doctor in the society। तो मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं बनेगी, इंजेक्शन लगाते ही मार देगी, ये गलत धारणा है, ऐसी मत फैलाइए। मैंने कहा जहां तक मेरा सवाल है तो रिजर्वेशन तो तब तक रहना चाहिए तब तक हमारे दिमाग से ये नहीं निकल जाता कि यार ये भी इंसान है, हम सब इंसान हैं, हम सबको आगे बढ़ना है। एक इंक्लूसिव यूएसए के अंदर इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, जहां पर 1861-1865 के अंदर हमारी गुलामी खत्म हो गई थी, उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट चल रहा है, उनको सहायता दी जाती है। आज भी इवन टुडे इतने साल के बाद भी, तो हमारे तो 70 साल हुए हैं, अगर इसे खत्म करना है, इवन कल ही खत्म हो जाएगा, आप जाति प्रथा खत्म कर दीजिए, सब मानव को एक ही स्टेप पे ले आइए, सबको बराबर का अधिकार दे दीजिए, मेरे ख्याल से तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कहते हैं, जब थप्पड़ मारते हैं अच्छा खाना देते हैं तो खाने में मजा नहीं आता है। रिजर्वेशन कहते हैं कि हमारे को इतने थप्पड़ लगते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो लगता है कि खाना उल्टी हो गया, उसका डाइजेशन हो ही नहीं सकता हमारा। इतने अच्छा खाने के बाद भी दिमाग भी संतुष्ट नहीं, हम भी संतुष्ट नहीं, पेट भी संतुष्ट नहीं, समाज भी संतुष्ट नहीं। ये ऐसी सोसाइटी बन जाती है जहां पर हम एक दूसरे के अंदर एक लड़ाई की भावना के अलावा कुछ नहीं देख सकते। और इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे झेला आपने। सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल गया, क्योंकि मैं काफी हद तक इसका एक विक्टिम रहा हूं। कहीं ना कहीं मेरी उंगली दब गई, नस दब गई और वो सारी चीज निकल गई आपके सामने। बस एक लाइन जो बाबा साहब के बारे में बोलना चाहता हूँ, प्रजातंत्र की पहचान है बाबा अम्बेडकर, मासूमों की मुस्कान है बाबा अम्बेडकर, प्रगति का प्रावधान है बाबा अम्बेडकर, हमारे लिए तो भगवान है बाबा अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी।